हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आशीष कालको 2.0 में स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मैं आज पढ़ाऊंगा उससे हमारे कुछ फार्मूला निकलेंगे। ठीक है। और उससे संबंधित कुछ मतलब महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी हम लोग फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो हमारा आज का हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग, मुख्य हेडिंग क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है। तो फैराडे है, इनका पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। क्या है? माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया था, सन 1833 में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया और दो परिणाम उन्हें निकले। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसे दो नियम बनाए गए हैं। एक क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। एक क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। क्लियर हो गया? तो हमें दो नियम पढ़ने हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है। जैसे कोई भी हमारा विद्युत अपघट का एक जलीय विलयन है, उसमें दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा, एक एनोड का कार्य करेगा, एक कैथोड का कार्य करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक पे क्या होगा, एकत्रित होगा। एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक पर क्या होगा, एकत्रित होगा। ठीक है। तब जब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, हमारा आवेश बढ़ रहा है। तो आवेश बढ़ रहा है मतलब हमारा क्या, पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है। तो वही जो पदार्थ की मात्रा है वही क्या है, हमारा आवेश है। मतलब पदार्थ की मात्रा बढ़ने का यह तात्पर्य हमारा आवेश बढ़ रहा है। ठीक है। तो दोनों, अगर मात्रा बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, अगर मात्रा घटेगा तो आवेश भी घटेगा, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, समानुपाती हो गए ना। तो वही हो जाएगा, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए मतलब इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड से हमारा क्या होगा, आवेश निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमारा क्या होगा, एकत्रित होगा, वहां पर आकर जमा हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों क्या होगा, पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू, वो विद्युत अपघट में प्रवाहित होने वाले आवेश की क्या होती है, समानुपाती होता है। ठीक है। तो मतलब हमारा एकत्रित हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, आवेश ही बढ़ रहा है ना। वो क्या है, पदार्थ की मात्रा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, डब्लू, कैपिटल डब्लू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, हमारा क्यू। क्लियर हो गया कैसे आया? ठीक है। अब देखिए, क्यू बराबर आई टी होता है। आप पिछली कक्षा मतलब 10th में आप पढ़ चुके होंगे ये फार्मूला। ठीक है, ये फिजिक्स का एक ही फार्मूला है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होगा। नहीं अगर पढ़े होंगे तो आप 12th में जरूर ये पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर Q बराबर आई टी हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर W बराबर, W अनुक्रमानुपाती आई टी लिख सकते हैं, क्योंकि भी Q बराबर क्या होता है, आई टी ये होता है। तो W अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। क्या है वो कांस्टेंट, जेड है। क्या है, जेड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं या विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है। जहाँ जेड हमारा क्या है, समानुपाती स्थिरांक तथा इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जेड का मान कितना आ जाएगा हमारा, जेड बराबर क्या होता है, ए अपान 96,500। ठीक है, याद रखिए जेड बराबर क्या होता है, ई अपान 96,500। अब यहाँ पर जेड का हम लोग वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, ई अपान 96,500 इंटू क्या हो जाएगा, आई टी होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर क्यू बराबर हम वन मानते हैं, क्यू बराबर वन, क्यू बराबर वन मानने का यह तात्पर्य है, जो हमारा आई है क्या है, धारा है, एम्पियर, और हमारा जो टी क्या है, समय है, सेकेंड ना, इन दोनों को मिलाकर क्या मान लेंगे हम, एक क्यू मान लेते हैं। दोनों तो आई टी क्या है, हमारा क्यू ही है ना, क्यू ही है, उसको वन माने, क्यू को वन माने, या तो आई को वन मान ले, टी को वन मान ले, दोनों एक ही चीजें हैं। अलग अलग वन मानो या तो एक साथ क्यू बराबर वन मान लो। जब क्यू बराबर, ये तो पूरा क्या है, क्यू है, क्यू को बराबर जब वन मान लेंगे तो डब्लू बराबर क्या आएगा, जेड आ जाएगा। क्लियर हो गया? डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, हमारा जेड आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर जब हमारा जेड आ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, जेड आ गया। मतलब डब्ल्यू क्या है हमारा, जो निकलने वाले, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके बराबर आ जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। जेड बराबर क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ही था ना, अभी मैंने ऊपर बताया। तो चलिए देखिए, अतः एक कुलाम धारा प्रवाहित करने पर, और हमने क्या किया था ऊपर, क्यू बराबर वन मान लिया। मतलब क्यू, एक कुलाम धारा प्रवाहित करने पर, मतलब क्यू बराबर एक, मुक्त होने वाले तत्व का ग्राम में भार। अब वहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड से मुक्त होगा, हम्म होने वाला जो पदार्थ का ग्राम में भार, मात्रा रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो मात्रा क्या होता है हमारा, डब्ल्यू होता है, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है हमारा, जेड होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए मैंने ऊपर यही लिखा था, यहाँ पर देखिए।
अब यहाँ पर एक कूलम आवेश जब प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो W बराबर होगा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगा किसके होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। मैंने यहाँ से डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। यदि दक्षता नीटा, ये जो है ना नीटा इसको बोलते हैं, ठीक है, दक्षता को नीटा दी गई हो तब W बराबर क्या होगा, ZIT, ठीक है, मतलब W बराबर ZIT ऊपर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, नीटा अपान 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, दक्षता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षता, मतलब यहाँ पर दक्षता के फॉर्म में हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया, विद्युत दक्षता आ जाएगा। या तो हमारा फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा में प्रयुक्त किया गया वास्तविक आवेश बटे क्या होता है, प्रवाहित आवेश होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रयुक्त किया गया वास्तविक आवेश इतना है, प्रवाहित आवेश इतना है, हम रख के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो उत्पन्न हुआ द्रव्यमान अपान द्रव्यमान जो उत्पन्न होना चाहिए था वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में रख देंगे, लेकिन आपके लिए फार्मूला यही बेटर पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया हमारा, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब आपने प्रथम नियम पढ़ लिया है तो सेकंड जो द्वितीय नियम है फैराडे का, वो आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इसके अनुसार क्या है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जैसे दो विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, उसमें क्या किया जाएगा, विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाएगी, ठीक है। तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ठीक है। जब दो विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है ना, और उसमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो भी मुक्त मात्राएं होंगी, उनके रासायनिक तुल्यांक ना, और यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। देखिए कैसे, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा मतलब W1, ये W2। W1 मतलब पहला, कहने का तात्पर्य है पहला ये हमारा विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। W2 का मतलब क्या है, हमारा दूसरा जो है विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। क्लियर हो गया, कह रहा है ये क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब बराबर होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ओ सॉरी, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर हो गया, समानुपाती मतलब यही होता है। अगर ये व्युत्क्रमपाती होता तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो यहाँ से W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होगा। तो तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, हमारा E होता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होता है ना, तो यहाँ पर E बराबर आ गया, ठीक, E1 अपान E2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, या तो अब ये W1 है तो यहाँ से हम लोग ऊपर से लिख सकते हैं फैराडे का फर्स्ट नियम से ZIT होता है। अब यहाँ पर धारा जो है समान प्रवाहित की जा रही है, IT ही रहेगा, समझ में आया। आई यहाँ पर I1 T1 I2 T2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। जो भी अंतर आना होगा तो किस में आएगा, Z1 और Z2 में आ जाएगा, रासायनिक तुल्यांक में। तो Z1 अपान Z2 ये हो जाएगा, इंटू क्या होगा, IT अपान IT हो जाएगा, ठीक। तो मैंने इसको ये लिख दिया, बराबर है E1 अपान E2 रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए IT कैंसिल हो जाएगा, तो Z1 अपान Z2 बराबर क्या होगा, E1 अपान E2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब देखिए, ठीक है, चूंकि यहाँ से मैंने W बराबर ZIT लिखा था, यहाँ से हो गया, ठीक। तो देखिए अतः किसी तत्व का रासायनिक तुल्यांक Z, रासायनिक तुल्यांक जो हमारा क्या है, Z है, क्या उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब इसको मान लेते हैं Z है पूरा, Z मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं E है, तो E अनुकरणपाती क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा कि नहीं। मतलब रासायनिक तुल्यांक जो है हमारा, तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब E अनुकरणपाती क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर अनुकरणपाती का चिन्ह तो लगा दिए है, लेकिन अनुकरणपाती चिन्ह को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या प्रयोग किया जाएगा, F, क्या प्रयोग किया जाएगा, F। ये हमारा क्या फैराडे नियतांक है, ठीक है, जिसका मान होता है 96,500 होता है, इंटू जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो हमारा यहाँ से फार्मूला बन गया E बराबर FZ, E बराबर 96,500 गुणे जेड, और एक फार्मूला ये बन गया है Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2, या तो W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2। अब ये जो फार्मूले हैं ना, अभी ये अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे तो ये सब बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए किसी अभिक्रिया में एक मोल इलेक्ट्रॉनों के भाग लेने पर अभिक्रिया में एक फैराडे विद्युत धारा उत्पन्न या नष्ट होती है, ठीक है। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तो इसका कहने का तात्पर्य है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500, ऊपर ही हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक फैराडे बराबर क्या होता है, 1F, फैराडे मतलब F हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिए, एक मोल अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है,
1 फैराडे विद्युत उत्पन्न होगा या तो नष्ट होगा। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, 1F बराबर किसके बराबर होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के होगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश के बराबर होगा। तो 1 के F बराबर क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 मोल का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बोल दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश लिख देंगे इंटू 1 मोल। 1 मोल का मतलब यह है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आपको पहले चैप्टर में भी मिला होगा, ठीक है, या तो 11th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या बराबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है मोल इनवर्स, याद रखे रहिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.602 गुणे 10⁻−19 होता है। अवोगाद्रो संख्या बराबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 96,448.88 आ जाएगा, लेकिन इसको मान लेते हैं गुणा भाग आसान करने के लिए 96,500 बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया है, तो देखिए अगर 1 मोल हम इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो क्या होगा, 1 फैराडे तब विद्युत उत्पन्न होगा या तो नष्ट होगा। ठीक है, तो 1 फैराडे बराबर क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो 1 फैराडे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश का मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होगा, अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्यू बराबर एन एफ होता है, क्यू बराबर एन एफ होता है, इनटू बराबर हो जाए, बराबर क्या हो जाए, क्योंकि क्यू बराबर एन ई होता है ना एक फार्मूला, तो ई के स्थान पे क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। ठीक है, क्योंकि इतना हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर क्यू बराबर एन एफ हो गया, एफ के स्थान में क्या होगा, 96,500 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना आ गया कूलम। इस तरह एक फराडे द्वारा 96,500 कूलम, अगर एन बराबर 1 लिखते हैं हम, कितना आएगा, 96,500 कूलम आ जाएगा, या 1 मोल द्वारा इलेक्ट्रॉन का अपचयन होगा। अगर 1 मोल हमारा एकल संयोजी, एक मोल है एकल संयोजी धनायन का है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/2 मोल है तो द्विसंयोजी हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे क्या होगा, हमारा 1 आएगा। 1/3 मोल मतलब क्या होगा, त्रिसंयोजी धनायन। 1/n मोल मतलब n संयोजी धनायन। ठीक है, याद रखे रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 11 श्रेणी क्रम में जुड़े सिल्वर नाइट्रेट तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में से समान धारा को प्रवाहित किया गया, यदि निक्षेपित सिल्वर का भार कितना है, 1.08 ग्राम है। तो निक्षेपित कापर का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। कह रहा है 11 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सिल्वर नाइट्रेट तथा क्यूप्रिक लवण के विलय में समान धारा प्रवाहित किया गया। ठीक है, समान धारा प्रवाहित किया गया है। तो यदि निक्षेपित सिल्वर का भार मतलब 1.08 क्या हो जाएगा, हमारा सिल्वर का भार, मतलब इतना हमारा निक्षेपित हो रहा है, मतलब मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.08 हो जाएगा। और W2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो, ठीक है, अब बात आएगा यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम क्यों लगाएंगे, हम्म ये क्यों लगाएंगे, तो लगाने इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा फैराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है, जब विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तब ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया है विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो ये फार्मूला लगाना तो पड़ेगा ही। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.08 आ जाएगा। ठीक है, और W2 हमारा नहीं दिया है। ठीक है, ये जो है सिल्वर का है, ये हमारा क्या है, कापर का है। तो सिल्वर कितना दिया, 1.08 दिया है, और कापर कितना है, W2 नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये सिल्वर है, सिल्वर का जो हमारा सिल्वर जो होता है, सिल्वर का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे कितना होता है, 108 होता है। तुल्यांकी भार नहीं निकालना आता होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं देखूंगा खाली पाऊंगा तो उसको बना दूंगा। ठीक है, और अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E1 बराबर 108 हो जाएगा तुल्यांकी भार, और मतलब कापर का तुल्यांकी भार कितना आएगा, 31.75 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो दोनों को मैंने लिख दिया तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जैसे अणुभार में से क्या किया जाता है, जितना आयन धनायन बना ऋणायन, वही जैसे NaCl हो गया। ठीक है, NaCl है तो Na+Cl- टूट जाएगा ना, तो एक यहाँ पर क्या करना होगा, अणुभार में 1 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो गया है, तो Ca2+ होगा, SO4 2- होगा। अब यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के अणुभार में 2 का भाग देना पड़ेगा, तब तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो ऐसे ही तुल्यांकी भार निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बता नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे मैंने रख दिया, W1 बराबर ये रख दिया, W2 बराबर ये हो गया, नहीं क्या आता है, 108 सिल्वर का हो गया तुल्यांकी भार, और ये हो गया कापर का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, W2 बराबर कितना आएगा, 0.3175 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये कापर का भार आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा,
जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।